देखती है, एक्चुअल में उससे कितना अलग है सोशल मीडिया। आप इसमें ज़्यादा जितना बन ठन के दिखाओगे जो आपके पास है भी नहीं घर में। आपके पास भले महंगी कार ना हो, किराए लेके महंगी कार लो, उस पर बैठो, उस पर वीडियो बनाओ या फिर फोटो खिंचाओ डालो। नया वर्ड आजकल आ गया फ्लैक्स करना, है ना। जितना फ्लैक्स करोगे उतना वीडियोस चलते हैं। दिस इज इंडिया। चीजें खरीदने के लिए पैसे भी होना जरूरी है। फेम और प्रेशर को संभालने के लिए आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। थोड़ी भी उसकी किस्मत अच्छी है, किसी न किसी गुरु की तलाश में निकलता है जहाँ वो थोड़ा बैठ सके, कुछ बोल सके, कुछ सुन सके। विराट कोहली को देखा, वही मैं बोलने वाला था। आदमी को जाना ही पड़ता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, उन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि जो मुझे मिला है फेम पैसा वो सबको मिले, ताकि उनको पता चल सके कि यहाँ कुछ नहीं है। कि हर धर्म सिखाता है अहंकार छोड़ो, और आदमी धर्म का ही अहंकार कर लेता है। महावीर से किसी ने पूछा कि पापी कौन? महावीर ने कहा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे मेहमान हैं ये एक कॉमेडियन भी हैं, साथ में एक राइटर भी हैं। आप समझ सकते हैं कंप्लीट आर्टिस्ट। इनका मकसद है सिर्फ लोगों को हंसाना। तो मैं स्वागत करता हूं भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कैसे हैं आप? बढ़िया है एकदम। कैसा लग रहा है पॉडकास्ट के लिए तो बढ़िया। कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आकर? पहली बार आ रहा हूँ, एक तरीके से बढ़िया लग रहा है, नया एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे कलाकारों से सुना है कि कई बार किस्मत का कलाकारों के साथ बहुत बड़ा वो रहता है। सही टाइम पे आपका सही जगह पे होना। शाहरुख खान को भी सुन लो, उनको भी ये लगता है मुझसे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। हाँ उनके हैं बयान, पर वो आज उतना ग्रो नहीं कर पाए। किस्मत तो है एक चीज है, मतलब कि मेहनत करने के बाद भी हो सकता है कुछ लोग करना हो। हाँ ठीक है, पर मैं दूसरी चीज पे ज्यादा भरोसा करता हूँ कि अगर कोई इंसान लगा रहे, बिना छोड़े लगा ही रहे, तो कुछ ना कुछ तो होता है, रास्ते निकाल ही आते हैं। अभी अपन पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में, तो वो लगे ही रहे ना। अब किस्मत जरूरी थोड़ी है कि पहले ही दिन साथ दे दे। अब आप चाहो तो 12 साल के बाद जब उनको, या फिर जितना भी उनका टाइम टेन्योर रहा होगा, जब भी उनको काम लगा होगा, तो आप चाहो तो वहाँ भी उनको किस्मत का नाम दे सकते हो। हाँ। किस्मत ने तब साथ दिया, लेकिन इतने साल मेहनत की उनने, तो बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे कि मेहनत ने साथ दिया। ज़्यादातर लोग होंगे कि नहीं 12 साल बाद किस्मत ने साथ दिया। तो मेरा तो भरोसा है कि अगर इंसान मेहनत करता रहे, लगातार करता रहे, तो मेहनत ही किस्मत बन जाती है। बिना मेहनत की किस्मत भी साथ नहीं देती। नहीं, बिना मेहनत तो दे ही नहीं सकती। रोनाल्डो का एक कोट है, फुटबॉलर, कि टैलेंट है अच्छी बात है, पर विदाउट हार्ड वर्क टैलेंट कुछ नहीं। आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो टैलेंट पॉलिश नहीं होगा, पड़ा रह जाएगा। जैसे हमारे घर में कोई साइकिल रखी हो, हम चलाएं ना, उसको क्या हो तो जंग लग जाएगी उसमें। सोशल मीडिया में आजकल ग्लैमर बहुत दिखाया जाता है, या बोल सकते हैं फेक चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं। तो ऑडियंस जो देखती है एक्चुअल में उससे कितना अलग है सोशल मीडिया? मतलब फेक, मतलब मैं अलग हूँ एज अ क्रिएटर, अलग कौन होता है? एज अ क्रिएटर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एज अ क्रिएटर जो लोग दिखाते हैं वो और रियलिटी, इसमें कितना फ़र्क है? ये तो आदमी आदमी पे फर्क करता होगा, क्योंकि कई लोग होंगे जो ओरिजिनल बन के सोशल मीडिया में भी आते होंगे और घर में भी रहते होंगे, और कई लोग हैं जो सोशल मीडिया में दिखावा करते होंगे और घर में किसी और तरीके से रहते होंगे, क्योंकि ये तो पर्सनैलिटी के ऊपर है, आदमी खुद कैसा है। पर ज़्यादातर आजकल जो हो रहा है उसके हिसाब से ज़्यादातर तो दिखावा है ही, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो हमारे वीडियोस चलने का तरीका है। आप इसमें ज़्यादा जितना बन ठन के दिखाओगे जो आपके पास है भी नहीं घर में। सही बात है। आपके पास भले महंगी कार ना हो, किराए लेके महंगी कार लो, उस पर बैठो, उस पर वीडियो बनाओ या फिर फोटो खिंचाओ डालो। एक नया वर्ड आजकल आ गया फ्लैक्स करना, फ्लैक्स। है ना। जितना फ्लैक्स करोगे उतना वीडियोस चलते हैं। तो कई क्रिएटर मजबूर होते हैं ये करने के लिए, कई बार, लेकिन कुछ को मज़ा आता दिखावा करने में। तो ये है, करना भी पड़ रहा है कुछ लोगों को, और कुछ लोग आदतों से मजबूर हैं, दिखावा करने पे मज़ा आता है बस। कभी फेम ने आपको बदलने की कोशिश की है? मैं तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी, मतलब मुझे पसंद, मैं बोलूँ या फिर जीवन मेरा ऐसा रहा ही है, थोड़ा सा अकेलापन टाइप में रहना। तो फेम की वजह से
क्या है कि कई बार महसूस हुआ कि लोग मुझे सोचते हैं ये बहुत घमंडी है। जैसे कि मेरा नियम है या फिर आदत है ऐसा कि मैं अगर चलूँगा, साइकिल चलाते समय अगर चल रहा हूँ, जब मैं साइकिल चलाता था स्कूल के टाइम पे, तो मेरा रास्ता सीधा नज़र रहती थी रास्ते पे। तो कई बार मोहल्ले की लड़कियाँ या फिर बोलती थी ये तो पूरा भाई टाइप है, ऐसा बोलती थी। मेरा तो ये है कि एकांत में रहना, तो बदलने का है थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होता है कि हाँ ख्याल आ जाते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो कि कई बार आपका किसी से लड़ाई हुई, ठीक है, आपके मन में उसको मारने का ख्याल आ गया, इसको तो मैं मार ही दूंगा, फिर दूसरा की मार देना, हाँ ठीक है। तो कई बार कि ये आ जाता है कि जैसे कि एक आध दो बार ऐसा हुआ कि कुछ लोकल न्यूज़पेपर पे या फिर लोकल न्यूज़ जो चैनल्स होते हैं उनने कोई पोस्ट डाला कि हमारे इलाके के इतने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, तो मान लो कि उसमें मेरी फ़ोटो छोटी आ गई, तो मुझे तो अंदर से ख्याल तो आएगा कि मेरी फ़ोटो छोटी क्यों आई है। तो ख्याल आना और ख्याल आते समय ये पता चल जाना कि नहीं ये गलत ख्याल है, मतलब आपको मालूम है कि ये गलत ख्याल है, ये पता होना। कई लोगों को ये पता नहीं होता, वहाँ बहुत बड़ी गलती है। ये ख्याल आ जाना तो चलो ठीक है, क्योंकि समाज हमें बड़ा ही इसी तरीके से करता है, बेटा तुझे पड़ोसी से अच्छा करना है, बेटा तुम्हारी क्लास में तुम्हें सबसे अच्छा आना है, तो ये तो समाज बना देता है, इसमें हमारी ज़्यादा गलती नहीं है। लेकिन बड़े होकर प्रभु कृपा से अगर ये ख्याल आ जाए कि ये चीज़ें जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं खुद का किसी और से, पता चल रहा है कि ये गलत भावना है, तो कभी ना कभी ये दूर हो जाएगी। मतलब अगर दिमाग में कोई चीज़ आती है और आपको पता चले नहीं, हाँ ये है ना कि अगर गलती पता ना हो तो फिर तो सुधार होना मुश्किल है, लेकिन पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, तो आज ना सही कल ना सही किसी दिन सुधर सकती है। कहते हैं फेम और प्रेशर को संभालने के लिए आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है, तो आध्यात्म ने आपकी कैसे मदद की? आध्यात्म हर जगह मददगार है, और आध्यात्म तो आधार ही है। आदमी आपने देखा होगा कितना भी जब सक्सेसफुल होता जाता है, तो जितना ही सक्सेसफुल होता है उसके बाद कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ी भी उसकी किस्मत अच्छी है तो किसी न किसी गुरु की तलाश में निकलता है, जहाँ वो थोड़ा बैठ सके, कुछ बोल सके, कुछ सुन सके। विराट कोहली को देखा, वही मैं बोलने वाला था। आदमी को जाना ही पड़ता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, उन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि जो मुझे मिला है फेम पैसा वो सबको मिले, ताकि उनको पता चल सके कि यहाँ कुछ नहीं है। ये उनके शब्द थे जब वो जीवित थे तब। तो जब लोग बहुत फेमस हो जाते हैं, सब पैसा और फेम सब कुछ मिल जाता है, तो अगर उनके जीवन में थोड़ी भी 0.1% भी समझ रह जाती है, तब वो पक्का किसी न किसी गुरु को खोजते हैं, ताकि जो भीतर अभी भी अशांति है वो थोड़ा दूर हो, और जो उनके अंदर सवाल हैं उनके जवाब मिल सके, और इतना पैसा कमाने के बाद भी कहीं ना कहीं जो खालीपन है वो क्यों है, इसका कुछ हल निकल सके। तो आध्यात्मिकता ने मेरे जीवन में बहुत पहले दस्तक दी थी। मुझे ख्याल आते थे यहाँ वहाँ के कि ये दुनिया किसने बनाई। जब मैं 4th या 5th क्लास में पढ़ता था, अगर ये दुनिया ना होती तो क्या होता, खाली घूम रहे होते ये सब पृथ्वी। ये ख्याल आते हैं। हाँ, मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक, खत्म हो गया, एक बार हम कहाँ होंगे? सोच के देखो ना कि अगर हम नहीं होते, से पृथ्वी ऐसे घूम रही होती, खाली सन्नाटा होता, तो इसके होने का मकसद क्या है, ये सब ख्याल बहुत पहले 4th 5th में जब मैं था। जब मैं और छोटा था तो अपने दोस्तों को, जो मैं मतलब 2nd या 3rd में था, तो हमारी जो गांव में पढ़ता था अपनी नानी के यहाँ पे, तो जब हमारी खानी छुट्टी बोलते थे, लंच को खानी छुट्टी होती थी, तो बैठ के टिफ़िन खोला और उनको कहानियाँ सुनाता था मनगढ़ंत, सच समझ के। उनको भी लगता था कि सच सुना रहा, कि यहाँ डायनासोर आया या फिर यहाँ पर बहुत बड़ा राक्षस आया, ऐसे ऐसे ख्याल भूल जुलूल टाइप के आते रहते थे। तो ये भी फिर आने शुरू हो गए कि दुनिया क्या है, कैसा है। नहीं, ये मेरे मन में बहुत आया भैया कि एक दिन जब ये खत्म हो जाएगा, हम कहाँ होंगे, हमें पता ही नहीं होगा, हम कैसे फील कर रहे होंगे। ये सब मतलब अलग अलग तरह के ख्याल सबके मन में आते हैं, और फिर किस तरह से वो सही रास्ते पे आध्यात्मिक मार्ग में चल सकेगा और आध्यात्म को किस नज़रिए से देखेगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आदमी आध्यात्म को समझ लिया है कि अगरबत्ती चालू कर लेना, मंदिर में चले जाना, धर्म के हिसाब से, अगर कोई और अन्य धर्म का है तो अपने मंदिरों में चले जाना, ये आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म का मतलब जीवन परिवर्तन। आध्यात्म एक जीवन शैली है, अगर आदमी उससे गुजरता है तो परिवर्तित होता है।
और परिवर्तित हुआ तभी उसने कुछ सीखा जाना। नहीं तो अगरबत्तियां जलाने से कोई परिवर्तित हो नहीं रहा है, क्योंकि आजकल तो अगरबत्तियां मच्छरों की भी आने लगी। सही बात कह रहा हूँ। सही बात है। तो क्या आप कोई आध्यात्म का रूटीन फॉलो करते हैं? रूटीन ऐसा है कि मैं बहुत टाइम हो गया, एक बार मैं एक स्टेशन से कहीं जा रहा था, तो मुझे एक पत्रिका स्टेशन पे किनारे रखी मिली। उसमें लिखा था कि आप चाहो तो अपने मन को इसी क्षण परिवर्तित कर सकते। तुम्हारी जो मनोदशा है, जैसे हम ही उदास हैं, तो अगर हमें खुश होना अंदर से, तो इसी क्षण, इसी सेकंड, कोई और अगला सेकंड नहीं चाहिए या फिर कल या परसों, इसी क्षण चेंज कर सकते हो। ये पढ़ के ही मुझे थोड़ी हैरानी हुई। और ये कोट थे ओशो के। अच्छा, आचार्य रजनीश भी जिनका नाम बोलते हैं। अभी आप जहाँ जिस शहर में पॉडकास्ट कर रहे हैं, सागर, वहाँ पर वो पढ़े भी हैं। जहाँ मेरा घर है बटालियन पे, उसके 100-200 मीटर पीछे एक जगह है, मतलब पहाड़ी है, वहाँ पर उन्होंने ध्यान भी किया था। उनको एक सतोरी नामक घटना घटी थी, तो वहाँ मैंने सबसे पहले बार ऐसा कथन पढ़ा। और ओशो ने मेरे जीवन पे, मतलब फिर उसके बाद तो ज़्यादा नहीं उनको सुना, पत्रिकाओं में ही इतना देखा। फिर कुछ समय बाद जब मेरे जीवन में और भी मुश्किलें आईं, तो अचानक से सोशल मीडिया में या फिर यूट्यूब में उनके वीडियोस मैंने देखे, और फिर देखता रहा, सुनता रहा। तो सारी चीज़ें जो उन्होंने कही, उनसे जो मैंने सीखा, और फिर मैंने जो और भी स्पिरिचुअल लीडर्स को सुना, चाहे वो जिद्दू कृष्णमूर्ति हों, और फिर जो ओशो ने भी बताया भगवान बुद्ध के बारे में, और भगवान महावीर के बारे में, और अन्य के बारे में, इन सारी चीज़ों का निचोड़ एक जगह पे आया कि होश से जियो। साक्षी भाव यानी कि अवेयरनेस, अलग अलग शब्द हैं ये, पर मतलब इनका ये कि मैं आपके साथ बैठा हूँ तो ज़्यादातर टाइम पे तो बेहोशी है, क्योंकि आदत है हमारी। बेहोशी में आदतन हम हाथ यहाँ रख देते हैं, ये हाथ यहाँ रख देते हैं, आदतन सारी चीज़ें करते हैं, लगभग 99%। तो ओशो से मैंने ये सीखा, और वो फैक्ट है, जितना हम होश से जिएंगे, हमारा हाथ भी उठे तो होश से, हमारा पाँव भी चले तो होश से, सांस भी चले तो होश से, उतना हमारा जीवन परिवर्तित होता है। तो मेरे जीवन का और कोई रूटीन नहीं है, आध्यात्मिक पैटर्न नहीं है कि मैं बैठ रहा हूँ 1 घंटे ध्यान कर रहा हूँ। करना चाहता हूँ पर करता नहीं मैं भी रेगुलरिटी से, और करने में कोई इसमें बुरी बात नहीं है, अच्छी ही बात है। करना चाहता हूँ मैं, पर अभी नहीं करता। अभी केवल एक चीज़ फॉलो करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं होश से हर काम करूँ, चलूँ, उठूँ, बैठूँ, बात करूँ तो होश से करूँ, कोई ख्याल भी आता तो उसको होश से देखूँ। इसके मतलब कई बार चेंजेस, कई बार मतलब महसूस होता है कि कुछ परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि मान लीजिए आपको गुस्सा आता है, सबको आता है, गुस्से से कोई बचा नहीं है। कई सारी चीज़ें जो सबके मन में है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा में है। और अगर आप रोज़ आदतन जी रहे हैं, होश से नहीं है, तो किसी ने भी आपको गाली दी, तुरंत गुस्सा निकलेगा। जो भी आपका नॉर्मल पैटर्न है, गाली निकलती होगी तो गाली निकलेगी, हाथ चलता होगा तो हाथ चलेगा, पैटर्न है ये। लेकिन अगर आप होश से हाथ रख रहे हैं, होश से ये हाथ भी रख रहे हैं, होश से जी रहे हैं, और आपने इसको ज़्यादा संभाला, तो जब कोई गाली देगा तो आपके मन में एक ख्याल आएगा। क्योंकि ख्याल के पहले ये चीज़ नहीं होगी, ख्याल आएगा, उसके बाद भाव बनेगा, और फिर तीसरा रिएक्शन होगा। तो आपके मन में जैसे ही वो ख्याल आएगा ना, आप देखोगे उसको। जैसे स्क्रीन में नहीं कोई नोटिफिकेशन आया, आपके मन में आपको दिखेगा कि ये नोटिफिकेशन चल रहा है, अब मुझे इस नोटिफिकेशन के साथ क्या करना, ये आपके ऊपर। मेरा यही पैटर्न है अभी, ज़्यादा से ज़्यादा होश को संभालना, ध्यान से देखना, उठना, चलना, चीज़ों को करने से पहले एक बार सोचना। हाँ, सोचना नहीं, देखना। हाँ, सोचना नहीं। साक्षी भाव ये नहीं कि कुछ और सोचना। साक्षी भाव में ये नहीं करना है कि आपको अच्छा सोचना है। आपको अच्छे ख्याल भी आ रहे हैं तो उसको भी देखना है, बुरे ख्याल आ रहे हैं तो उसको भी देखना है। साक्षी का मतलब ये है कि खड़े होकर दूर देखना, जो ओशो के शब्द हैं। जैसे समंदर है, समंदर हमारा माइंड मान लो, और साक्षी भाव है कि समंदर के बाहर होकर खड़े होकर देखना। कोई भी ख्याल आ रहा है, अच्छा आ रहा है तो अच्छे ख्याल को भी देखना, बुरा आ रहा है तो बुरे को भी देखना। तभी आप इन दोनों चीज़ों से बाहर हो सकते हो। क्योंकि अगर कोई बोले कि आपको कोई गाली दे रहा है तो आप मत मानो बुरा, ये नहीं हो सकता। कब तक? जब तक कोई आपको अच्छा कह रहा हो और आपको अच्छा ही लगे। आपको दोनों चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। एक अच्छा बोल रहा है तब भी, हाँ, आपको कोई अच्छा कह रहा है तो आपको ज़्यादा खुश नहीं होना कि क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे डिपेंडेंट है, दूसरी चीज़ जब होगी बुरा कहना तो आपको दुख भी होगा। दोनों ही चीज़ छोड़नी पड़ेगी। यही है साक्षी भाव की, बस देखना अच्छे बुरे सबको।
यही मेरा पैटर्न है अभी। ऑडियंस को अगर एक मैसेज देना हो आध्यात्म को लेकर, एक ही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ कहूँगा। ओशो कहते हैं, ओशो के द्वारा ही सुना मैंने कि महावीर से किसी ने पूछा कि पापी कौन। तो अगर आज के समय में हम किसी से पूछे कि पापी कौन, तो वो बोल देगा लड़कियां छेड़ने वाला पापी, बैंक में करप्शन करने वाला पापी, और किसी के साथ मार पिटाई मर्डर करने वाला पापी, यही बोलेंगे हम। पापी कौन, पापी का मतलब यही। अब महावीर से किसी ने पूछा तो वो भी तो यही बोल सकते थे ना कि पापी यही होंगे जो पूजा पाठ नहीं करते, या फिर ये। महावीर के मतलब ओशो के द्वारा जो सुना उसके माध्यम से बता रहा हूँ। महावीर ने कहा कि नहीं, जो होश में है उससे कोई पाप नहीं हुआ, यानी कि जो होश में नहीं है वो पापी। जो बेहोश है, बेहोशी में आप अगरबत्ती भी कर रहे हो तो पापी हो उनके दृष्टिकोण में, क्योंकि जो व्यक्ति होश से जिएगा उसके जीवन से हर एक बेवकूफ़ी विदा हो जाएगी धीरे धीरे, हर एक पाप विदा हो जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि हमारे अंदर जो चेतना है, जो समझदारी है, वो हमारे रोज की आदतों से बहुत बड़ी है। साफ साफ नजर आ जाएगा आपको कि क्या गलत है और क्या सही है। भीतर ही एक है कुछ कि जो बता देता है कि क्या गलत है क्या सही, लेकिन अगर आप बेहोश रहोगे, आदतन चलते रहोगे, तो वो चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो यही है कि आध्यात्म के दृष्टिकोण से अगर मैं बताऊं तो होश से जियो, सबको सुनो। और आजकल क्या हो गया है कि लोग बहुत बुराइयां करने लगते हैं एक संत की दूसरे संत से। संत जबकि सिखाते हैं, जो सच में संत है, कि भाई अहंकार छोड़ो, लेकिन आदमी अपने संत का ही अहंकार कर लेता है। मैंने एक आदमी भाई की अच्छी बात सुनी थी कि हर धर्म सिखाता है अहंकार छोड़ो, और आदमी धर्म का ही अहंकार कर लेता है। अच्छी तो इसी तरह आदमी किसी को पर्टिकुलर संत को फॉलो करता है तो उसका इतना डिवोटी हो जाता है कि अगर दूसरा कोई संत है या फिर उसके किसी फॉलोअर ने कुछ और कह दिया तो तुरंत लड़ जाएंगे। हाँ, ये मतलब नहीं, उन्हें बना लिया आपस में ही लड़ जाएंगे। तो इससे सीखा क्या मतलब किसी को फॉलो करने का। तो यही है कि अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी लगती है तो अच्छी बातों पे गौर करो, किसी की अच्छी बात नहीं लगती, कोई बात कम लगती है तो ठीक है, इग्नोर करो। किसी में भी कोई कमी हो सकती है, पर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को पॉजिटिव चीज़ें ही शेयर करनी चाहिए। सोशल मीडिया में हो गया या फिर आपस में हो गया। और कभी किसी संत में अगर आपको लगे कि ये बात अच्छी नहीं है तो इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि वो संत है। नहीं, इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि इसमें कमी है। दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हम समझ नहीं पा रहे। हो सकता है कि जब मैं ओशो को शुरू में सुना तो जितने भी लोग ओशो को सुनते हैं तो समझते होंगे कि वो कंट्रोवर्शियल गुरु थे। उनके कई चीज़ों के बारे में जो वक्तव्य हैं वो कंट्रोवर्सी से भरे थे, जैसे वो सेक्स को लेकर हो गया। वो इन सब चीज़ों को दबाने को नहीं कहते थे, इन सब फीलिंग्स को, कि थोड़ा इसको समझो, देखो, होशपूर्वक जाओ, तुम इसको दबाओ मत, इसको पाप मत समझो। जबकि हम सब इस चीज़ को क्या समझते हैं, पाप है, जबकि हमने इसको पैदा नहीं किया, नेचुरली हमारे अंदर है। अगर हम कोई चीज़ हमारे अंदर नेचुरली, तो पाप कैसे हो सकती है? फिर तो प्रकृति ही सबसे बड़ी पापी है। तो वो थोड़ा इन्हीं सब चीज़ों के कारण कंट्रोवर्शियल थे। तो बस यही संदेश है कि होश से जियो, जो जीवन में गलत होगा वो खुद आपके अंदर से आवाज़ आएगी। उसने बहुत से लोगों की, जैसे आपकी ये सोच बदली है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं। आज अब उनका ज़माना आ रहा है, बड़े बड़े एक्टर और पॉलिटिशियन जिनको उन्होंने बहुत गाली दी, ओशो ने, गाली का मतलब है कि बुरा भला कहना, तो पॉलिटिशियंस भी फैन हैं उनके, या फिर सुन रहे हैं, शिष्य बन रहे हैं, जीवन बदल रहे हैं। एक्टर और विदेशों में तो है ही उनकी फैन फॉलोइंग। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी जीत कोई अवार्ड नहीं होती, बल्कि सिर्फ दिल से महसूस होती है। आपकी बहन की शादी, कैसे मदद की लोगों ने? जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, लेकिन कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए फिर से बता रहा हूँ कि मेरे जो परिवार में दादाजी लोग हैं, 4-5 भाई हैं, वो ऐसे हैं कि जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है जिसमें एक दूसरे को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो दवाई को लेकर हो या फिर कुछ और ज़रूरतें हों, तो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ऐसे हैं, पर प्रभु की कृपा उससे बड़ी ये है कि उस समय ही मेरी अर्निंग जो फेसबुक से मेन आती थी वो अच्छी थी। तो पहली चीज़ बजट अच्छा था, और दूसरा कि हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने उतने पैसे जितने मतलब कभी देखे नहीं, एक महीने में उतने आते थे। और सबसे बुरी बात उसमें से एक ये है कि हमारे यहाँ, हमारी कास्ट में, हम लोग मेनली सतना साइड के हैं,
हमारी कास्ट तो और भी जगहों पे, राजस्थान, हरियाणा और इंदौर साइड में है बागरी समाज। तो सतना साइड में मेन दहेज बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हमारी कास्ट में ये समझ लीजिए कि अगर कोई ग्राम सेवक, आपने सुनी होगी, एक नौकरी है, उसके लिए 22-22 लाख रुपए लेते हैं लोग। अब ग्राम सेवक की सैलरी कितनी, जहाँ तक मुझे पता है 15-20 हज़ार से शुरू होती है, अब 22 लाख रुपए दहेज, इतनी सैलरी है। और मैं बहुत बचपन से दहेज के खिलाफ रहा हूँ, अपनी शादी में भी जितना हो सकता था विरोध किया। लेकिन क्या दिक्कत है हमारे समाज में कि अगर कोई दहेज नहीं लेता ना, तो फिर उसमें कोई कमी ढूंढेंगे, कुछ कमी होगी तभी दहेज नहीं ले रहा है। समाज भी तो ऐसा है। तो जो चीज़ें हैं वो तो चल ही रही हैं। कोशिश व्यक्ति कर सकता है अपनी तरफ से, अपनी शादी में भी की, और क्योंकि उसमें अपना नुकसान तो आदमी सहन कर सकता है, पर बहन की शादी में नहीं कर सकते। जो है सो करना पड़ेगा। तो जो भी ज़रूरतें थी बहन की शादी में, प्रभु कृपा से पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, पुलिस में है, तो उन्होंने अपना कुछ फंड निकाला था 10 लाख रुपए। मैंने अपने कुछ 10-12 लाख रुपए जो जुटाए थे वो थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि कहीं किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि सब अच्छे लोग हैं हमारे परिवार में, 4-5 जो भाई हैं मेरे दादाजी के। पर अच्छा लगा कि कहीं किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो चाहिए था, जितनी ज़रूरतें थी हमारी, उतना पैसा मेरे पास, मेरे पिताजी के पास था। नहीं तो शादियाँ खुशी का माहौल ज़रूर पैदा करती है, पर एक बाप और वो परिवार लड़की का जानता है कि वो कितना बोझ दे जाती हैं शादियों के बाद, खासकर तब जब दहेज बहुत ज़्यादा चलता हो। कर्जे में डूब जाते हैं लोग, घरें, ज़मीन। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मेरे स्वर्गीय ससुर जी, जिनका देहांत अभी 3-4 महीने शायद पहले हुआ है, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, 3-4 महीने हुए होंगे। कैंसर था उनको। उन्होंने नेहा यानी मेरी वाइफ की शादी के लिए ज़मीन बेची थी। और मैं मन में अपने कई बार सोचा कि जब मेरे पास अच्छा पैसा होगा तो मैं एक कार्यक्रम करूँगा, जब मैं उनके पैसे वापस करूँगा, जो दहेज में जो भी थोड़ी बहुत मेरे मना करने के बाद भी समाज के दबाव में और उनसे आए मुझे, क्योंकि अपनी लड़की की शादी के लिए अपनी ज़मीन बेच के जाना। अभी भी मैं जब उस रास्ते से निकलता हूँ, जिनको उन्होंने ज़मीन बेची है, साले ने मेरे बताया कि ये ज़मीन थी, मैं उस ज़मीन को देखते जाता हूँ कि मेरी शादी में ये ज़मीन उन्होंने बेची थी किसी को, ताकि मेरी वाइफ की शादी हो सके। हमारे समाज में क्या है कि देखा सीखी बहुत ज़्यादा हो गई है, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई भी मजबूर होता है। मैंने अपनी वाइफ की, जब मैं हल्दी वाली फ़ोटोज़ देखी थी, लोगों की हल्दियाँ कैसे होती हैं, एकदम सेरेमनी और बड़ी बड़ी होटल और काफ़ी कैमरा, ये बैकग्राउंड। मैंने अपनी वाइफ की हल्दी वाली फ़ोटोज़ देखी, बस अकेली बैठी है, पिताजी उसकी हल्दी लगा रहे हैं, फिर भी खुश है। मतलब मजबूरी में नहीं देखा जाता। तो आकाश ऐसा हो कि कोई भी किसी भी चीज़ से मजबूर ना हो। जब अपनी बेटी की शादी के लिए मजबूर होकर उन्होंने ज़मीन बेची अभी तक, और वो इस दुनिया से चले भी गए। प्रभु कृपा ये रही कि कम से कम अपनी लड़की की शादी कर पाए, वो देख पाए। अभी एक लड़का है उनका, उसकी शादी करने का विषय कई बार उठा कि उनके जीते जी कर दी जाए। डॉक्टर ने 2 साल का समय दिया था। 2 साल पहले उनको कैंसर हुआ था, लंग कैंसर। बहुत कोशिश की, लेकिन जो समाज में फैला हुआ है कि कैंसर के बाद, खासकर जो कुछ कैंसर होते हैं स्पेसिफिक, उनके बाद जीवन रह नहीं जाता। तो डॉक्टर ने पहले ही जाते नागपुर में दिखाया था, कह दिया था कि इनके पास 2 साल हैं। बहुत कोशिश की, बहुत शुरू में सर्च किया कि शायद कहीं कुछ हो सके, कुछ इलाज हो सके, पर उस टाइम फ्रेम में ही वो गुजर गए। कीमो चला, दौड़ा भाग चली। लड़की की शादी नहीं की, क्योंकि शायद ये सही बात नहीं है कि वो तो देख लेते शादी, लेकिन उसके बाद किस तरह के जीवन साथी के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, या फिर खुद वो किस स्तर पे अभी ग्रो हुआ है। अभी हो सकता है वो शादी करने के लिए ग्रो ना हुआ हो, तो एक अभी पूरा जीवन उसके सामने पड़ा हुआ है। तो दोनों का ही नुकसान नहीं होना चाहिए, या तो उसका या फिर जिससे भी उसकी शादी हो रही है, तो उसकी शादी नहीं देख पाए। बाकी मैं यही कहूँगा दर्शकों से कि जो भी आपके वीडियोस देख रहे हैं, कि जब भी किसी को कैंसर हो, जो मैंने सीखा,
अभी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, मुझे विश्वास है कि निश्चित ही काम कर रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का इंटरव्यू अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो कि उनकी वाइफ को 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और उन्होंने आयुर्वेदिक पद्धति से उसको पूरा का पूरा रिकवर किया, जबकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये नहीं जी सकती। तो कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स अभी चलने शुरू हो गए, जैसे कि हिम्स करके एक हॉस्पिटल है, चल रहा है, वो उनके कई सेंटर्स हैं, पता करिएगा। अगर किसी को भी कैंसर है तो आप उनके सेंटर्स में दिखाइए, क्योंकि मैंने उनके जो वीडियोस देखे हैं, कैंसर का क्या है वो जो बताते हैं, और इफेक्ट भी है। कैंसर सेल्स जो हैं हमारी बॉडी को के कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, और आयुर्वेद में ये लोग क्या करते हैं कि एक विशेष पद्धति बनाते हैं, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कितना खाना है, और उसके अलावा और भी चीज़ें जो मदद करती हैं वो करवाते हैं। तो आप एलोपैथी में तो जो आपको सही लगे वो करवाओ, पर एक बार जरूर हिम्स, हाँ आयुर्वेद में, और मैं जो हॉस्पिटल्स के नाम दे रहा हूँ क्योंकि वो इस चीज़ में काम कर रहे हैं, हिम्स करके जो हॉस्पिटल हैं, कई जगह उनके सेंटर्स हैं, वहाँ जरूर दिखाएं अपने जो भी पेशेंट हो, जो भी उसको समस्या हो कैंसर से रिलेटेड, दिखाएं। क्योंकि मैं उनके जीवन के लास्ट स्टेज में जब मुझे पता चला ऐसा कर सकते हैं, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए, उसके चक्कर में मैंने कई गलत डिसीजंस लिए, उसके कारण मुझे कई नुकसान हुए, उसके बारे में नहीं बता सकता ज़्यादा अभी। पर आपके पेशेंट को एक उम्मीद मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। कई लोगों को आराम लगा है, तो मैं ये बताना चाहता था कि अगर ऐसा कुछ आपके परिवार में कोई है तो ज़रूर से ज़रूर उस हॉस्पिटल में जाएं, कुछ ना कुछ मदद होगी। तो वही बहन की शादी के बारे में पूछ रहे थे, तो यही था कि मज़ा आया, सुकून शांति रही, कि शादी के बाद किसी के कर्जा देना है ऐसा ख्याल नहीं आया। मैंने, पिताजी ने ही सब संभाला, सुकून था, खुशी थी, और प्रभु कृपा से बहन को घर अच्छा मिला, उसको जैसा जीवन साथी चाहिए था वैसा जीवन साथी मिला। मैंने सुना है कि आपने नाना नानी को भी घर बनवा के दिया, वो पल कैसा था? घर बनवा के दिया मतलब ये है कि मतलब उनका घर बनवाया, हाँ, ऐसा कुछ था? बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उतना शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उनका जीवन खुद भी बहुत बड़े बड़े संघर्षों से बीता है। वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक परिवार में संघर्ष अपने अपने होते हैं, कोई एक अलग नहीं है, पर हमारे परिवार में संघर्ष की कहानी सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। मेरे नाना नानी के 2-3 बच्चे थे, उसमें से अभी मेरी के मम्मी रह गई हैं। मेरे मामा, उनका नाम राम बहादुर था, बोलना में यकीन नहीं होगा, लेकिन बहुत टैलेंटेड थे संगीत के क्षेत्र में। 19-20 साल की उम्र से वो गायत्री परिवार आपने सुना होगा, हरिद्वार, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए थे, गाते थे, बजाते थे। आज आसपास के 4 गांवों में फेमस थे। उनको सांप ने काट दिया उनकी शादी के 1 साल या फिर 3-4 साल बाद, ऐसा कुछ टाइम फ्रेम था, जब उनकी 2 बच्चियाँ हुई थी छोटी छोटी। सांप ने काट दिया, उनका देहांत हो गया। और उनकी शादी में जब बारात जा रही थी, ट्रैक्टर पलटा और मेरी बड़ी मौसी ख़त्म हो गई, जो छोटी थी। मेरी मम्मी और वो जुड़वा बहन थी, वो ख़त्म हो गई। और उनकी शादी के कुछ सालों बाद मामा ख़त्म हो गए, तो मेरी मम्मी अकेली बची। तो मेरे नाना ने खुद अपना एक अलग संघर्ष देखा है, बहुत बड़ा संघर्ष। आप खुद सोचो, जिसका लड़का, जवान लड़का ख़त्म हो गया, और लड़की अब दूर रह रही क्योंकि ससुराल में रहना पड़ेगा। मेरे पिताजी गवर्नमेंट नौकरी में है, तो उनके पास भी रहना पड़ेगा खाना वाना बनाने के लिए। तो मेरे नाना नानी ने अपना जीवन खुद अपने बलबूते बहुत संघर्षों से काटा। जब मैं स्कूल पढ़ता था, तो चाहे वो मेरा बचपना बोलो या कुछ बोलो, मैं बटालियन से एक्सीलेंस स्कूल हमारी पढ़ती है, गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल, शायद 5 से 6 किलोमीटर होगी, 7-6 किलोमीटर लगभग। कई बार मैं पैदल गया हूँ, बचपने की तरह, कि मैं उनके लिए पैसे जोड़ूंगा, फिर अपनी नाना नानी को दूंगा। तो ये सपने ही रहे, क्योंकि कभी उनके पास रह के उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। दूर से भले ही कभी पैसे दे दिए, कभी कुछ दे दिया, पर हर चीज़ पैसा नहीं होता। तो अभी जब मैं थोड़ा सक्षम होने लगा, क्योंकि सबको चिंता थी कि मैं किस फील्ड में काम कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ करने की, तो जब मैं सक्षम होने लगा, सबको भरोसा आया, थोड़े पैसे आए, तो मेरे नाना ने बोला कि 1 कमरा 2 कमरे बनवा देना। जहाँ पे वो जानवरों को रखते थे वहीं पे 2 कमरे बनवाने को बोले थे। तो धीरे धीरे करते हुए 1 हॉल और 2-3 कमरे बनाए, ठीक ठाक घर बन गया प्रभु कृपा से। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी पक्का घर
या फिर बड़ा घर या घर बनना, ये एक दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ है जो मुझ में भी कमी है कि सबके साथ रहना, बैठना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कोई बहुत बड़ा चमकदार घर है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आप घर वालों के पास बैठ नहीं रहे, मेरे अंदर भी कमी है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, लेकिन महसूस होता है कि ऐसा कर सकता हूँ। तो पास में बैठना, साथ में बैठना, समय बिताना परिवार वालों के साथ, प्रियजनों के साथ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो तो अच्छा लगा ही कि मैंने घर बनवाया, पक्का घर बनवाया। उनको खुशी हुई कि हमारा घर पक्का है या फिर घर बना है, नया घर बना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ऐसा चाहते थे और मैं ऐसा कर पाया। जो परिवार का भरोसा जीतने वाला पल कैसा था? वो ऐसी ही बात है कि अगर उनको कहीं भी संशय था मेरे जीवन को लेके कि मैं आगे क्या करूँगा, तो मुझसे ज़्यादा अशांत तो वो खुद थे, दुखी वो खुद हो रहे होंगे। तो जब भी जिस मोमेंट में भी उनको ये लगने लगा कि मैं पैसा कमा सकता हूँ या फिर इससे अपने जीवन को चला सकता हूँ, तो वो शांत हुए, वो थोड़े से खुश होना शुरू हुए। तो यही अच्छा लगा कि ठीक है, अब वो चिंतित नहीं है मुझको लेके, मुझे लेकर कि मैं आगे क्या करूँगा। ये विश्वास है उनके मन में कि मैं इस फील्ड से भी या फिर इस फील्ड में काम करते हुए भी अपनी ज़िंदगी चला सकता हूँ। आपके जीवन में काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इन्होंने विक्रम को एज अ पर्सनैलिटी किस तरीके से शेप किया? एज अ पर्सन तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ मैं कि सामाजिक तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। क्योंकि समाज का अपना एक ढर्रा है, अपना एक पैटर्न है, कैसे कैसे समाज होना चाहिए, और मुझ में भी समाज भरा है, लेकिन समाज का डर भरा है, लेकिन मैं उस डर को लेके जीता नहीं है। मुझे भी डर है कि चार लोग क्या कहेंगे या फिर दूसरा क्या कहेगा, पर मैं अपनी उस चीज़ को करने से पीछे नहीं हटता जो मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए। अपना जीवन मैं अपने तरीके से जीता हूँ, बस मेरा एक ही रूल है। मैं सबसे कहता हूँ, चाहे मुझे गाली दो, चाहे कुछ भी करो, पर मेरा एक ही रूल है, किसी को अनावश्यक कष्ट मत दो, और जो तुम्हें सही लगता है वो करो। अनावश्यक कष्ट मत दो, जिसको जैसे जीना उसको वैसे जीने दो। सिंपल सा फॉर्मूला है, और एज अ पर्सन मैं इसी से ग्रो हुआ हूँ। कई बार जब मैं प्रभु कृपा से उनको सुना नहीं था, लोगों को जिनने मुझे जगाने की कोशिश की, तब लगता था कि ये मेरी चीज़ें मुझ में गलत है। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी कुछ बातों को जो समाज के दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि समाज के वो नियम है, गलत मानता था, पर अभी एक्सेप्ट किया मैंने अपने आप को कि हाँ ठीक है, बस अपने आप से या फिर अपने द्वारा वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि किसी को बेवजह कष्ट हो रहा है। बेवजह कष्ट बड़ी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने कुछ नहीं किया लेकिन दूसरा कष्ट ले रहा है। कई बार लोग हमारी सफलता को देख के कष्ट लेने लगते हैं, या फिर वो चाहते थे कि मैं यहाँ बैठूँ और मैं बैठूँ लेकिन मैं खड़ा हो जाऊँ, तो उनको इस चीज़ से कष्ट हो जाएगा क्योंकि मैं उनके हिसाब से नहीं चला। तो हर कष्ट जो हमारे द्वारा किसी से मिल रहा है, वो जरूरी नहीं कि हमने ही किया है, हमने ही दिया। कई बार लोग कष्ट ले लेते हैं अपने आप ही सोच के। यही है कि एज अ पर्सन मैं बस एक ही रूल को फॉलो करता हूँ कि कैसे बिना किसी को कष्ट दिए अपनी ज़िंदगी को जीऊँ, अपनी सोच को जीऊँ, और जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शून्य हो जाना, मिट जाना, जानना खुद को, मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, यहाँ तक पहुँचे। हर किसी के अंदर एक कहीं ना कहीं एक बच्चा छिपा होता है, ऐसा कोई बचपन का किस्सा जो आज भी याद हो? तो वैसे तो सही बताऊँ तो पता नहीं, अभी कुछ समय पहले सैयारा मूवी आई थी, उसमें लड़की को एक रोग हो जाता है जिसमें वो चीज़ें भूलने लगती है। तो कभी कभी मुझे अब लगने लगा कि मुझे भी वो रोग हो गया है। तो बहुत भुलक्कड़ हो गया, क्योंकि स्कूल का पढ़ाई तो मुझे कुछ याद नहीं है, वो तो ऑब्वियसली बात है, वो तो ज़्यादातर लोगों को होता है, पर मुझे इतना बुरी तरीके से हुआ है कि मुझे केवल जोड़ घटाना आता है। भाग और गुणा तो मैं भूल गया हूँ पूरी तरीके से। गुणा थोड़ा बहुत आज भी जाएगा, भाग तो मैं भूल गया हूँ कि डिवाइड कैसे करते हैं पूरी तरीके से। इसमें एक्चुअली में ऐसा एक दिन मैं करने बैठा, नहीं यार तुम नहीं छोड़ो इसको। तो ज़्यादातर बातें तो लगभग मेमोरी से लॉस हो चुकी हैं, फिर भी कुछ ऐसे किस्से हैं जो हैं अभी भी दिमाग में। क्या हुआ कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे मामा जब वो थे तो मुझे नानी के यहाँ ले आए थे कि ये यहीं पढ़ेगा। तो मैं नानी नाना के यहाँ पढ़ता था। तो एक बार जब मामा मेरे ख़त्म हो चुके थे,
एक जगह ऐसी अफवाह फैली कि हमारे यहाँ से दूर पे पहाड़ पड़ता है कि वहाँ पे राम जी आने वाले हैं। अच्छा। ऐसा कुछ करके वहाँ पे चमत्कार होगा या फिर कुछ जादू होगा। मैं काफ़ी छोटा था, तो मैंने अपने नाना नानी से पूछा कि मुझे जाना है वहाँ, साइकिल दे दो। साइकिल नाना की साइकिल थी, वो 25 इंची जो बहुत बड़ी वाली आती है, दूध बेचने जाते थे वो उसमें। तो मना कर दिए क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था। तब मैंने गांव के एक मेरे मामा थे, मेरे नाना के भाई के लड़के, उन्होंने बोला चलिए दोनों जन चलते हैं। तो वो साइकिल ली और चले गए हम लोग वहाँ रामनवमी में वो देखने। उस दिन तो आ गया, चोरी साइकिल लेके चला गया था पीछे से। फिर एक दिन और सेम, जब नारायण जी ने मना किया कि साइकिल नहीं ले जानी, मैंने साइकिल पीछे से निकाली और ले गया। मज़ेदार बात इसमें यह है कि जब मैं साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते 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 अगला पहिया निकल गया। जाते जा रहा मैं तो गिर गया हूँ कि बिना उस पहिए के कैसे चलूँगा। तो अगला पहिया जाते जा रहा, मैं गिरा हुआ हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब घर जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा, साइकिल के 2 टुकड़े हो गए हैं, क्या जवाब देंगे, क्या जवाब दूंगा और क्या होगा। क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो एक मग भी टूट जाता है तो मम्मी का डर ऐसे लगता है कि जैसे एक कोई बॉम्ब गिर गया किसी देश में, ऐसा डर भर जाता है। तो बड़ा कांप रहा था कि क्या करूँगा, क्या मैं, साइकिल अलग, मैं अलग, पहिया अलग, पहिया कहीं पड़ा है। तो किसी तरीके से साइकिल का पहिया लिया, आधी साइकिल ली और घर के पिछले हिस्से जहाँ साइकिल लिया था पिछला हिस्सा रखा और अगले हिस्से को जोड़ के ऐसे चिपका के रख गया और गांव भाग गया। क्योंकि वहां रहूंगा तो सीधे देखेंगे और तुरंत मारना या फिर डांटना शुरू हो जाएगा। गांव भाग गया। गांव में खेल रहा था कोई खेल, जैसे गिल्ली डंडा तब होता था और टिक्का होता था। आप लोग को पता हो, जो माचिस के पत्ते नहीं होते उसको अलग अलग के, वहाँ पे हम लोग यहाँ टिक्का बोलते हैं उसको। तो ऐसी कुछ खेल खेल रहा था। नाना यहाँ पे घर आए होंगे, तो आदमी तो जब पता है कि साइकिल जुड़ी से जुड़ी है तो उन्होंने क्या किया होगा, साइकिल उठाई होगी, उठा होगा, साइकिल का एक पहिया नीचे और सारी साइकिल ऊपर। तो बस मैं खेल रहा था, अचानक से बहुत जोर की आवाज़ आई, भैया। मुझे गांव में लोग सब भैया बोलते थे, नाम रख दिया था। मैं समझ गया आज तो। मेरे नाना ने मुझे कभी नहीं मारा था, कभी नहीं, हाथ नहीं लगाया था कभी। उस दिन उन्होंने रोड किनारे बेशरम के डंडे लगे रहते थे पहले, आजकल तो आदमी ज़्यादा बेशरम हो गया, बेशरम कम हो गई है। तो उन्होंने बेशरम के डंडा तोड़ा और बोला हाथ आगे को, इतनी जोर से मारा। पहली बार मारा था, उसके बाद एक और बार मारा था। पहली बार उस दिन मारा था, मेरे हाथ 2-3 दिन तक सूजे रहे थे। तो ये मेरे जीवन की पहली वो मतलब मज़ेदार घटना जो मुझे याद है। ऐसा कोई बचपन का सपना जो आज भी दिल में हो? बचपन का सपना था तो, लेकिन दिल में नहीं है। क्या है कि गांव में एक शख्स थे जिनका भी कुछ समय पहले देहांत हो गया। उनको भी पूरी नॉलेज नहीं थी, फिर भी वो मुझे ऐसा बताते थे। उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि सबसे बड़ा कौन होता है? तो उन्होंने बोला कि इंजीनियर सबसे बड़ा होता है। अब फिर बोलता कलेक्टर, फिर कलेक्टर बड़ा होता था। मैंने ठीक है, फिर मैं इंजीनियर बनूंगा। तो वहाँ से ये एक सपना था कि मुझे कुछ बड़ा बनना है। तो अंदर से पहली चीज़ जो मैंने अंदर बोई वो ये था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। पहली चीज़ जो बोई, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। अब भले मैं वो नहीं हूँ, पर सपना हमेशा वही रहा कि मुझे कुछ बड़ा करना, कुछ अलग करना। तो सपना तो इंजीनियर बनने का था, लेकिन फिर एक्चुअली में जो सपना देखा मैंने वो ये था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर बनने का था। मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग जब ये सुनेंगे मुझसे तो बोलेंगे तो हर दूसरे इंसान का सपना है क्रिकेटर बनना है। इंडिया में क्रिकेट का अलग है। वही तो, हर दूसरे इंसान का। पर मैंने उस लेवल की मेहनत की, बहुत कड़ी मेहनत की। बस क्या था दिक्कत कि थोड़ा गाइडेंस की कमी थी। और हम जिस परिवार से आते हैं उसमें से ऐसी बड़ी चीज़ों का सपना देखना मुश्किल हो जाता है। तो पिताजी मेरे कहते थे कि ये सब बड़े लोग करते हैं। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत फिजिकली मेहनत की। उस समय पे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 15-16 साल का था, क्लब ज्वाइन भी किया था। मैंने वहाँ से बस एक चीज़ लेके आया मेरा, अगर मैं किसी को बताऊँ तो विश्वास किस मायने में वो ये करेंगे कि मैं सच में क्रिकेटर बनना चाहता था। तो ये है कि क्लब में जो कोच थे वो रणजी खेले हुए थे, प्रवीण लोकरस नाम है उनका, अभी वो सागर में वकालत भी करते। उनने मुझे मेरी मेहनत लगन देख के कहा था, 4 लोगों के बीच में जो भी खिलाड़ी थे, कि तुम लंबी रेस के घोड़े हो। यही मैंने हासिल किया। उनने मुझे बोला कि तुम लंबी रेस के घोड़े। भले मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया,
कुछ अन्य कारण आए मेरे सामने, कुछ मेरे गलत डिसीजन हुए, पर ये चीज़ मेरे हमेशा साथ थी कि मैं मेहनत तो इतनी करता था कि भाई इतने सारे लोग खेलने आते थे, वो मुझे अलग से सिखाने लगे थे, मेरे एक्शन पे काम अलग से करते थे, मेरे ऊपर अलग टाइम देते थे, और 4 लोगों के सामने वो क्यों कहेंगे कि तुम लंबी रेस के घोड़े। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मेरी मेहनत, लगन, कुछ तो देख के मुझे उन्होंने कहा होगा, खुद रणजी खेले हुए हैं। तो मैं फिर जब क्रिकेटर बनने के उससे अलग हो गया या फिर कुछ कारणों से, तो मैं अपने आप को एक कॉम्प्लीमेंट देता था कि मैं लंबी रेस का घोड़ा क्रिकेट में ना सही, इसी चीज़ में तो बनूंगा, इसी चीज़ में तो बनूंगा। और फिर मैंने एक चीज़ फॉलो की, आपने सुना होगा कि शायद न्यूटन का नियम है, नहीं आइंस्टीन का ये सिद्धांत है कि एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती। हाँ, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। तो मैंने ये कहा कि अपने आप से कि मैंने इतनी मेहनत की क्रिकेट में, लगभग ये समझ लीजिए कि पसीना बंद नहीं होता था, इतनी मेहनत की। तो अगर मैंने इतनी मेहनत की है, एनर्जी तो मैंने लगाई है, तो एनर्जी आएगी, तो कहीं से तो आएगी, कभी तो आएगी, कुछ ना कुछ तो लौट के मिलेगा ही। और अब जो मुझे मिला जीवन में पिछले समय में, मुझे लगा कि हाँ कुछ तो मैंने पाया है और सीखा है उस अनुभव से। तो सपना क्रिकेटर बनने का था। बीच में तो ऐसा था कि अभी मैं आपको बताऊं, जब अच्छे पैसे भी आ रहे थे, लेकिन मुझे फिर पता नहीं कहाँ से ख्याल आ गया, अभी 2 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की, मुझे लगा कि मैं फिर से खेल सकता हूँ फिर से क्रिकेटर, फिर से खेल सकता हूँ। मैं किट बैग खरीद के ले आया, 7,000 का बैट, 8,000 का बैट, और सब 15-20 हज़ार का सामान लेके आ गया, और एक लोकल क्रिकेट क्लब है वो भी ज्वाइन कर लिया खेलने के लिए एकदम प्रॉपर। अब मैं वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अंकल जी आप यहाँ पे कहाँ से आ गए। मैं वहाँ पहुँच गया, 2-3 दिन अच्छी बॉलिंग भी की। फिर एक दिन उन्होंने प्रैक्टिस मैच खिलाया, प्रैक्टिस मैच में पूरे 50 ओवर के मैच में मुझे 1 ही ओवर दिया। तो मैंने नहीं, अब हो गया लगता है अपना टाइम निकल गया है, तो फिर बस हो गया, किट बैग घर में ही रखा है। पर यह है कि क्रिकेटर सोच के आज भी सुबह में जब कहीं टहलने जा रहा था, मतलब टहल के फिर मोटरसाइकिल से कहीं चना खाने जा रहा था, जो स्प्राउट्स मिलते हैं आजकल गली रोड किनारे, तो रास्ते में एक लड़का मिला, लेफ्ट मांगा, मैंने दे दी। मैंने बोला कहाँ जा रहे हो, कोचिंग? बोला नहीं क्रिकेट खेलने। बोला अच्छा कहाँ पे? वो क्लब में। कहाँ पे? बोला यहाँ पे खुला है। कौन सिखाता है? बोला रेहान सर। मुझे वही सिखाते थे। मतलब ठीक है, मैं एकेडमी तक चलूँगा। तो फिर मैं एकेडमी तक गया, रेहान सर से, मतलब दूर से जब मैंने उनको, मैं तो पहचानूंगा ही, तो मैं उनको दूर से पहचान गया। वो दूर से पहचाने तो नहीं, पर बोले कहाँ देखा है, कहाँ पहचाना है, पूरी तरीके से नहीं पहचाने, लेकिन उनके दिमाग में आ गया कि ऐसे शख्स से मैं मिला हूँ। तो ऐसा सपना है ये मेरा कि अभी भी मतलब अंदर से उड़ जाती है बातें। अगर आज बचपन वाले विक्रम मिल जाएं तो आप उनसे क्या कहेंगे? बचपन वाला विक्रम मिल जाए तो मैं तो उससे बोलूँगा कि जो चीज़ें जीवन के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, उस उम्र में बहुत कम लोग इतने समझदार हो पाते हैं जितनी आज थोड़ी बहुत प्रभु की कृपा से समझ है कि होश से जियो, अच्छे से जियो, समय को व्यतीत मत करो, समय को वेस्ट मत करो। सबसे कीमती चीज़ यही है। और हर एक रास्ता जो चुन रहे हो वो सोच के चुनो, क्योंकि जब आप बंदूक चलाते हो, अगर उसका एंगल जरा सा भी उधर होगा तो उसको जहाँ लगना है वो बहुत डिफरेंस कर देगा। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि क्रिकेट में आगे ना जा पाना वो थोड़ा सा बचपने के कारण भी छूट गया। अगर मान लो कोच ने मुझे किसी चीज़ पे डांट दिया है तो मैं डांट के गांव भाग गया। अच्छा, ये सब चीज़ें कुछ हुई मेरे साथ जिसके कारण से सपना सच नहीं हो पाया। तो अगर बचपन का विक्रम मिलेगा तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा समझ के साथ जीवन को जियो, होश के साथ जीवन को जियो। और जो भी समय चल रहा है, जब हम स्कूल में होते तो कैसे बोलते यार आज की क्लास खत्म हो, या फिर कब कोई छुट्टी का दिन आ जाए, 4-5 दिन छुट्टी पड़ जाए तो स्कूल ही ना जाना पड़े। और आज सोचते हैं कि यार स्कूल के दिन क्यों ऐसा होता है। जो चीज़ें निकल जाती हैं उनकी बहुत याद आती है। तो यही बोलता है कि जो भी अभी समय चल रहा है उसको जी लो, बहुत अच्छा समय है। चलो एक सेगमेंट है अपना रैपिड फायर। सबसे अजीब डीएम जो मिला हो। मैंने बोला जैसे कि अभी थोड़े मुश्किल दिन चल रहे हैं, तो सबसे अजीब डीएम तो पिछले कुछ दिनों पहले ही मिला है। क्या है कि किसी ने मुझे पेड प्रमोशन करके मैसेज बोला,
हम मुश्किल दिनों में पेड प्रमोशन कोई बोले तो आदमी तुरंत रिप्लाई करेगा। मैंने बोला कि हाँ बताइए। बोला कि वो जो घरों से काम नहीं करते वो ऐसा कुछ प्रमोशन करना है। बोला अच्छा, तो आपके स्टोरी व्यू कितने आते हैं? मैंने बोला कि अब मेरे स्टोरी व्यू ज़्यादा नहीं है, 8 से 10 हज़ार कुछ आते हैं, फॉलोअर अच्छे हैं पर स्टोरी व्यू ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि पहले मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता था। केवल कंटेंट बनाना और लोगों को अच्छा लगे यही चीज़, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए, किस किस चीज़ में फ़ायदा होगा, इस कुछ चीज़ में नहीं, बस नैतिक रूप में क्या अच्छा होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, लोगों को क्या देखने को मिलना चाहिए, ये मैं सोचता था। इसीलिए स्टोरी व्यू कभी एंगेजमेंट उस विषय में बढ़ी नहीं, तो 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार ऐसा मैक्सिमम जा पाता। या फिर मैं अभी स्टोरीज कैसी कैसी लगा देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने कोई पोस्ट देखा कि किसी की मम्मी लापता हो गई या फिर बेटा लापता हो गया है इंस्टाग्राम में, पता चले कि मेरी 7 स्टोरी में से 5 स्टोरी यही लगी हुई हैं लापता वाली, इसका यहाँ ये खो गया, इसका यहाँ ये खो गया है, इसका यहाँ ये खो गया है। इस वजह से भी नहीं बढ़ती क्योंकि स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करता। तो डीएम ये था कि आपके स्टोरी व्यू कितने आते हैं, 8 से 10 हज़ार। अच्छा तो आप कितना चार्ज करेंगे? तो मैंने मिनिमम से मिनिमम बोला 5 हज़ार करूँगा, भले स्टोरी व्यू कम थी क्योंकि मुझे इस बाज़ार का पता नहीं क्या होता है। 5 हज़ार मैंने बोला कि मैं तो आपको 100 रुपये दूँगी। तो ये भी ठीक था कि चलो ठीक है 100 रुपये। तो आप मज़े की बात ये सुनिए कि स्थिति कुछ ऐसी है, मैंने बोला कि फ्री में तो डालते ही हूँ कुछ ना कुछ, ये लापता वो लापता डाल दूंगा। मतलब मैंने उसको देखो मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसमें, तुम जो दोगी वो मैं डाल दूंगा, तो 100 रुपये ही मिलेंगे, कहीं चाय वाय पी लेंगे हम लोग। तो उसके ऊपर से वो बोले कि हाँ वो तो मैं ही दूंगी, वो तो 100 रुपये भी दे रही हूँ, तो 100 रुपये भी नहीं देती। मैंने बोला एक कर बहन तो मत दे। ठीक है बात खत्म। तो ये था मज़ेदार। फेवरेट क्रिएटर? अभी के हाल में तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि यही फेवरेट है। एक समय पे मेक जोकॉफ काफ़ी फेवरेट थे मेरे, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका, डबिंग का तरीका है और चीज़ों को दिखाने का तरीका है बिना गाली दिए अच्छा। आप जानते होंगे एनिमेशन के वाले वीडियोस वो बनाते हैं, तो मेक जोकॉफ मेरे वन ऑफ द फेवरेट थे। अभी अब जबकि मज़ेदार बात यह है कि जब आप खुद वो चीज़ करने लगते हो तो आप देखते नहीं हो, उतना ज़्यादा देख नहीं पाते और देखते भी नहीं हो। आप दूसरी चीज़ें देख लोगे, वेब सीरीज़ देखने लगोगे। तो अभी के हाल में सबकी अपनी मान्यताएं भी वही हैं, तो मैं देख पाता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन थोड़ा सा वल्गैरिटी की तरफ है। तो अगर मैं चाहूँ भी कि मैं बोलूँ इसको मैं फेवरेट मानता हूँ, जबकि एक्टिंग अच्छी है पर स्क्रिप्ट राइटिंग में थोड़ी कमी है। एक्टिंग अच्छी, चाहे मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स की बात कर लूँ, और स्क्रिप्ट राइटिंग में कहीं ना कहीं वल्गैरिटी आ जाती है। तो मैं चाह के भी नहीं बोल सकता कि ये मेरे फेवरेट है, पर उनकी एक्टिंग अच्छी, काम अच्छा है, बड़े बड़े क्रिएटर्स जो भी हैं। तो मेक जोकॉफ मेरे फेवरेट थे। एक ऐसी चीज़ जो क्रिएटर्स को छोड़ देनी चाहिए? एक ऐसी चीज़ जो क्रिएटर को छोड़ देनी चाहिए, क्रिएटर से, चाहे क्रिएटर कह लो चाहे एज अ पर्सन कह लो, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है दिखावा। नुकसान कर रही मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भीतर से ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप फेम के लिए कुछ भी करो, दिखावा करो, एक समय तक कर पाओगे, पैसा भी कमा लोगे, पर कहीं ना कहीं फिर आपको अगर किस्मत मौका देगी, प्रकृति कृपा करेगी, तो कहीं ना कहीं खालीपन लगेगा कि यार ये सब दिखावा करके भी, नकलीपन करके भी कुछ ऐसा लग रहा कि जैसे भी कुछ छूट गया, कुछ मिला नहीं है, वही सब चीज़ें चल रही हैं। तो दिखावा तो करें हैं ठीक है, लेकिन उसको बेहोशी में ना करें और दिखावा ही ना हो जाए कि मैं दूसरों से दिखावा कर ही रहा हूँ, अपने आप से भी दिखावा शुरू हो गया, अपने आप का ही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होना चाहिए कि मुझे पता हो कि हाँ ठीक है ये सोशल मीडिया के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा इंसान नहीं होना, मुझे जैसा इंसान होना उसका मेरे पास एक चित्र है या एक प्लान है। अगर आप कंटेंट ना बनाते तो आप क्या होते? जैसा कि मैंने बताया कि अगर क्रिकेट में सक्सेसफुल हो जाता, क्रिकेटर होता, उसमें नहीं हुआ तो कंटेंट बनाने लगा। और स्कूल टाइम में, स्कूल डेज में मैं सोचता था कि ऐसा ही बनूंगा, सब इंस्पेक्टर बनूंगा। तो शायद अगर पढ़ता लिखता अच्छे से ढंग से तो वो होता, पर वो तो किया नहीं मैंने। इसके अलावा
राइटिंग अपनी बहुत बचपन से है, 13-14 साल से है, तो राइटर, शायद राइटर होता। अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं? अभी जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से तो हर एक महीना, हर एक दिन बड़ी मुश्किल से जा रहा है, पर कोशिशें लगातार जारी हैं। ये नई नई चीज़ें सीखना शुरू कर रहा हूँ, तो या तो 5 साल में प्रभु कृपा रही, मेहनत जारी रही, तो 5 साल में बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें बदलेंगी। जहाँ मैं अभी हूँ, सोशल दृष्टिकोण से बोलूँ, सामाजिक दृष्टिकोण से, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से, और भीतरी दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, 5 सालों में या तो मैं ये बोलते अगर मैं अभी पहली मंजिल पे हूँ तो 100वीं मंजिल पे पहुँच जाऊँगा, और या तो फिर मंजिल ही नहीं रहेगी नीचे वाली। क्योंकि कभी कभी जीवन में मैंने ये देखा, जब मेरे जीवन में करो या मरो की स्थिति आती है तब मैं ज़्यादा बेहतर करता हूँ, और अभी मेरे जीवन में वही स्थिति चल रही है कि डू और डाई वाली कंडीशन है, या तो कर जाओ या गुजर जाओ। आज आपसे मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला, यकीनन जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और हमें इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ ऐसा हो जो आप ऑडियंस के लिए बोलना चाहें तो? बस यही है कि जो मेरे गुरु कहते हैं कि भीतर ध्यान बाहर प्रेम, किसी को कष्ट मत दो, जीवन में वैसी इतनी दिक्कतें हैं, होश से जियो। क्योंकि जैसे मैंने बताया 3-4 महीने पहले मेरे ससुर जी गुजर गए, तो कई बार मुझे लग जाता है कि मैं उनके पास थोड़ा कम बैठ पाया। तो जितने भी लोग आपके पास जीवित हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त यार, बैठ लो। क्योंकि सच बता रहा हूँ, एक्चुअली में समय का पता नहीं, एक्चुअली में नेक्स्ट सेकंड में क्या होने वाला है। आजकल तो वैसे भी इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन, बीमारियाँ, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो जो जितने जैसे लोग हैं उनके साथ अच्छे तरीके से रहो। और एक बात आपने जो मुझे ऑफलाइन बोली थी, थैंकफुल रहो, धन्यवाद के भाव से जियो, सुबह उठो, हर एक चीज़ के लिए जो हमारे पास है। पिछले कुछ महीनों में मैंने सीखा है, 6 महीने में मैंने एक मिस्टेक की थी, नहीं, लेकिन मैं उससे सीख गया हूँ कि अभी जो भी है आपके पास, आपको एहसास जरूर नहीं होगा, लेकिन वो बहुत है धन्यवाद कहने के लिए। तो थैंकफुल।